Hello, I am Prerna and welcome to my channel eLearners. Today we will study the most important poem of Wordsworth, that is लीज गैदरर और रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। आज हम लोग वर्ड्सवर्थ की लीज गैदरर को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले उसकी समरी समझ लेते हैं। ये जो लीज गैदरर है ये 1802 में आई है और 7 के अराउंड पब्लिश हुई है। द प्रेजेंट पोएम वॉज कंपोज इन 1802 व्हेन बिटवीन मई एंड जून एट टाउन ग्रासमेयर। एक टाउन था ग्रासमेयर में, वहाँ पर जब ये रहते थे वर्ड्सवर्थ तब ये पब्लिश हुई है, तब इन्होंने लिखी है और ये बाद में पब्लिश हुई है। और ये जो यहाँ पर रिसाइटिंग है, ये रिसाइटिंग नहीं रिसाइडिंग है, तो इसको सही कर लीजिएगा। बट दैट इवेंट the event which became the basis of this poem happened with the poet on 3rd October 1800, when the poet was seated alone in front of his home. At a sudden, an old beggar comes and that before the poet only to beg the charity of the poet, but the poet is shocked looking the pitiful physical condition of the beggar and began to inquire about his past life. तो ये जो पोएम है ये इन्होंने 1800 में लिखी, जब पोएम अपने ग्रासमेयर में वो रहता था वहाँ पे, और वो अपने घर के सामने बैठा था। उसके सामने एक बैगर आया और वो उससे पोएट की चैरिटी चाह रहा था। तो पोएट उसकी जो कंडीशन देख के बहुत शॉक्ड हुआ, क्योंकि उसका शरीर पूरा एकदम बेंड हो चुका था बुढ़ापे से। तो वो उसकी पास्ट लाइफ के बारे में इंक्वायरी करने लगा। देन ही सेज, In my youth, I was in army and served the country, served years, and after that retirement, at that time, no pension was granted by the government, so I became leech gatherer. But now leeches are scarce in the pond and rivers, so I began begging to feed the family. I had 10 children, but out of them, only one survived. तो जब वो उसके पास लाइफ के बारे में पोइट से पूछता है तो वो बैगर बताता है कि मैं पहले आर्मी में था और मैंने देश की बहुत सेवा की है, रिटायरमेंट के बाद भी की है, बट गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई पेंशन नहीं दी जा रही है। तो हमको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए लीच गैदरर मैं बन गया। मैं लीचेस पकड़ता था, लेकिन अभी लीचेस भी बहुत रेयर हो गई हैं, पॉन्ड और रिवर्स में मिलती नहीं हैं, इसलिए मैं बैगर बन गया हूँ। द पोएट आस्क्ड हिम, हाउ डू यू फील toward your profession in such a pitiful condition of life? Then the beggar replied, nothing is shameful which feeds our family, and begging is not an evil deed. जब वो पोएट कहता है कि तुमको अपने जो ये प्रोफेशन है इस पर शेम नहीं आती है कि तुम भीख मांग रहे हो इस तरीके से, तो उसको वो कहता है कि जो भी चीज़ हमारी फैमिली का पेट भरती है, हमारी फैमिली को सपोर्ट करती है, वो कोई भी काम घृणित नहीं है, और इसी तरीके से भीख मांगना भी कोई बुरी बात नहीं है। सिंस 1800 से 1802 में वर्ड्सवर्थ वॉज मच फ्रस्ट्रेटेड टेकिंग हिज पर्सनल कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो द बेटर होप which kept from the French Revolution. But from thematic points of view, the poem is divided into 4 parts which are as follows. तो जो वर्ड्सवर्थ हैं वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे अपनी लाइफ से, और उन्हें जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो उम्मीद थी वो भी उनकी फुलफिल नहीं हो पाई, तो इसलिए वो भी डिप्रेस थे। इस डिप्रेशन के मोड में उन्होंने इस टाइप का सीन देखा, तो इस तरीके की ये पोएम लिख दी। और इस पोएम की बात करते हैं इसके डिवीज़न की, तो जो पोएम है वो थीमेटिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि इस तरीके से हैं। तो फर्स्ट है ब्यूटीफुल नेचुरल डिस्क्रिप्शन, सेल्फ पिटीफुल कंडीशन इज ऑब्जर्व, सॉरोफुल डेड पोएट्स ऑफ द पास्ट आर डिस्क्राइब, द स्टोरी ऑफ द लीच गैदरर इज गिवन। ये 4 पार्ट हैं इसके। उसके बाद ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और इसमें 3 डेड पोएट्स का जिक्र हुआ है, चैटरटन, रॉबर्ट बर्न एंड विलियम कॉलिंस। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि ये जो पोएम है लीच गैदरर, इसमें किस पोएट का जिक्र किया गया है। तो ये 3 पोएट हैं, इसको याद रखिएगा, चैटरटन, रॉबर्ट बर्न, विलियम कॉलिंस। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस की बात कर लेते हैं। तो इसकी लाइंस हैं, ऑल थिंग्स दैट लव्स द सन आर आउट ऑफ द डोर्स। जो भी चीज़ों को
सन प्यार करता है वो हमारे हाथ से बाहर है। मतलब जो नेचर की बात हो रही है यहाँ पे, जो नेचर है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। जो प्रकृति है उसकी जो नियति है उसको कोई नहीं बदल सकता। द स्काई रिजॉइस इन द मॉर्निंग बर्थ, जैसे जो स्काई है वो सुबह में जब होता है तो खिला खिला सा लगता है, उसके बाद जब धीरे धीरे दोपहर आती है फिर शाम होती है तो वो सूरज ढलने लगता है। उसी तरीके से हमारी लाइफ होती है, जब हम जन्म लेते हैं तो वो हमारी मॉर्निंग होती है, फिर युवा अवस्था आती है और उसके बाद जब हम वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो वो हमारे एंड की तरफ हमको दिखाता है। माई ओल्ड रिमेम्बरेंस वेंट फ्रॉम मी होली, मेरी जो पुरानी यादें हैं वो पूरी तरीके से मेरे दिमाग से जा चुकी हैं, धुंधली हो चुकी हैं। एंड ऑल द वेज ऑफ मैन सो वेन आई एंड मेलंकरी, और जो भी मनुष्य के सारे तरीके हैं, जो भी चीज़ें वो मतलब कुछ भी कर ले लास्ट में उसको निराशा ही हाथ लगती है। क्योंकि जब आप युवा होते हैं तो आप में कुछ भी करने के लिए बहुत जोश होता है, हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव तरीके से बहुत जोश के साथ करते हैं। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ने लगती है, आप फिर ओल्ड एज में जाते हैं तो आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें व्यर्थ की थी जिनके पीछे आप भाग रहे थे, और वो सब चीज़ें करने के बाद भी आपकी लाइफ में कुछ नहीं रहा। मतलब जब हमारा यूथ चला जाता है तो हम अपने पास्ट को सोचते हैं कि हाँ वो दिन कितने अच्छे थे, और फिर प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं तो किसी को भी अपना पास्ट कभी अच्छा नहीं लगता है। और जब हम यूथ होते हैं तो हमेशा फ्यूचर को लेकर सोचते हैं, लेकिन जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो अपने पास्ट को लेकर सोचते रहते हैं। बट देयर मे कम एन अनदर डे टू मी, लेकिन पोएट अब लीच गैदरर से बात करता है तो वो अपने प्रोफेशन के बारे में बताता है कि लीचेस कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन मेरे लिए भी एक दूसरा दिन आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा दूसरे दिन मुझे मिल जाएगा। सॉलिट्यूड, पेन ऑफ हर्ट, डिस्ट्रेस एंड पॉवर्टी, इसी तरीके से सबकी लाइफ चलती रहती है। लास्ट में क्या मिलता है? अकेलापन मिलता है, पेन ऑफ हर्ट मिलता है, निराशा मिलती है, पॉवर्टी मिलती है। वी पोएट्स इन आवर यूथ बिगन इन ग्लैडनेस, अब वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हम जो पोएट्स हैं, यहाँ पे जो अभी हमने पोएट्स बताए थे उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारे चैटर्टन थे। उन्होंने लाइफ से डिप्रेस होकर डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया था, तो उनका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। तो इन्होंने कहा हम जो पोएट्स हैं, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम बहुत ग्लैडनेस से, बहुत खुशी से अपने करियर की स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन हमको इसके लिए कोई ऐसा पैसा नहीं मिलता है जिससे हम अपनी फैमिली को भी अच्छे से सपोर्ट कर पाएँ। सो कम्स इन एंड डिस्पॉन्डेंसी एंड मैडनेस, तो हमारा जो अंत होता है वो निराशा या पागलपन में होता है। सच सीम दिस मैन नॉट ऑल अलाइव नॉट डेड, अब वो उस बैगर की, लीच गैदरर की बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति इतना बूढ़ा है, इतना कमज़ोर है कि वो पता ही नहीं चला ये जीवित है भी या नहीं। ना तो ये पूरी तरीके से ज़िंदा लग रहा है, ना ही मरा हुआ लग रहा है। नॉर ऑल स्लीप, ना ही वो सोया हुआ लग रहा है। इन हिज एक्सट्रीम ओल्ड एज, इतनी एक्सट्रीम ओल्ड एज में हिज बॉडी वॉज बैंड डबल, फुट एंड हेड, उसकी जो बॉडी है वो झुक के मुड़ के डबल हो गई है, और जो उसके पैर हैं, जो उसका सर है वो भी झुका हुआ, मतलब पैर और सर एक में मिल गए, इतना ज़्यादा बेंड हो चुकी है। कमिंग टुगेदर इन लाइफ पिलग्रिमेज, और वो ऐसा लग रहा है सर और पैर एकदम साथ में आ गए हैं, और जो लाइफ की यात्रा है उसमें अब लग रहा है कि वो एकदम जीवन के अंत की तरफ बढ़ रहा है। गॉड सेड आई बी माई हेल्प एंड स्टे सिक्योर, तो भगवान से कहता है कि भगवान कहते हैं कि आप अपनी मदद स्वयं करो, आपका जो कर्म है वो आप करिए, जो भगवान ने आपको कर्म दिया है उसको आप करते रहिए। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इट इज़ रिगार्डेड द फर्स्ट रिमार्केबल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ थ्रू विच ही हैज़ फ्रेंकली एक्सप्रेस्ड हिज पेंसिव मूड, टेकिंग द पासिंग of years and the resolution determination towards life and लीच गैदरर which encouraged the poet। तो ये जो पोएम है इसमें इसको रिमार्केबल पोएम माना जाता है, क्योंकि इस पोएम के माध्यम से वर्ड्सवर्थ ने फ्रैंकली एक्सप्रेस किया है अपने पेंसिव मूड को, और जो पासिंग ईयर्स थे उनकी लाइफ के उसको, और जो रेजोल्यूशन है लीच गैदरर के वर्ड्स में उसकी लाइफ में, वो इनको इनकरेज करते हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने दिखाया है कि आपके थॉट्स में एक रेजोल्यूशन होना चाहिए, कुछ भी करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए। इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो है वर्ड्सवर्थ हैज़ द टर्म मार्वेलस वायर, इन्होंने इसमें एक मार्वेलस वायर टर्म का यूज़ किया है, जो कि एक ट्रिब्यूट है 17 ईयर्स ओल्ड डेड पोएट ऑफ प्री रोमांटिक पीरियड टॉमस चैटर्टन। प्री रोमांटिक पोएट हैं टॉमस चैटर्टन, उनके लिए ये ट्रिब्यूट है क्योंकि उन्होंने लाइफ से अपनी परेशान होकर सुसाइड कर लिया था। और जो इसका थर्ड पॉइंट है उसमें द नेक्स्ट मेंशन पोएट बाई वर्ड्सवर्थ इन दिस पोएम इज़ रॉबर्ट बर्न, इसमें रॉबर्ट बर्न का जिक्र किया गया है, जो कि और उसके बाद जिनको सबटाइटल मिला है द प्लोमैन पोएट, द फार्मर पोएट, द नॉस्टैल्जिक पोएट एंड ऑल्सो द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ये नेशनल पोएट हैं। ही वॉज ऑल्सो ग्रेट नेचर पोएट, एक ग्रेट नेचर पोएट रहे थे।
और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि अमंग द अर्ली पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, लीस्ट गैदरर इज रिगार्डेड द फर्स्ट रिमार्केबल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ कंपोज ऑन हिज थ्योरी ऑफ ईजी पोइटिक डिक्शन एंड बुकोलिक थीम। जो अर्लीस्ट पोएम है वर्ड्सवर्थ के, उसमें ये लीस्ट गैदरर रिमार्केबल पोएम है क्योंकि इसमें इन्होंने ईजी पोइटिक डिक्शन का यूज़ किया है और बुकोलिक थीम का यूज़ किया है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है वर्ड्सवर्थ हैज़ कंपोज लीस्ट गैदरर इन स्पेंसरियन स्टेंजा फॉर्म। स्पेंसरियन स्टेंजा फॉर्म में इसको लिखा है, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर 7 लाइन्स का ही यूज़ किया है। सिक्स पे आते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कॉल लीस्ट गैदरर अनहीरोइक हीरो। जो लीस्ट गैदरर है उसको अनहीरोइक हीरो कहा है वर्ड्सवर्थ ने। ओह शिट, क्या हो गया। और हमारा इसका लास्ट पॉइंट है लीस्ट गैदरर begs फॉर हिज लिविंग बीइंग बट ही वांटेड टू परचेज सम गुड बुक्स टू सेल देम अमंग द पीपल, सो ही इज़ गोइंग टू कार्लाइल। तो जो लीस्ट गैदरर है वो अभी तो उसके पास कोई काम नहीं है, तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन उसकी इच्छा है कि उसको कुछ बुक्स मिल जाएं और वो उनको बेचकर अपना खाना पानी चला ले। इसके लिए वो बुक्स को परचेज़ करने के लिए वो कार्लाइल जा रहा है। तो ये हमारी आज की पोएम थी और मुझे लगता है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।